नमस्कार, मैं रवि मुदगल। सबसे पहले मैं ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि देश में ईवीएम को लेकर के जो रूलिंग पार्टी है और जो ओपोजिशन है, दोनों में एक बड़ा मतभेद है। ओपोजिशन पार्टी का कहना है कि जो ईवीएम मशीन है उसकी जगह बैलेट पेपर हो, या फिर हाल ही जो एक विकल्प रखा गया है वो ये है कि जो ईवीएम मशीन है उसके साथ साथ जो वीवीपैट मशीन से पर्ची निकलती है वो जो मतदाता है उसको दिखाई जाए और उसे फिर एक दूसरी पेटी में डाल दी जाए। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए दिग्गज लोग मौजूद हैं, आइए चर्चा करते हैं। एक ज्वलंत मुद्दे के साथ में हमारे राजस्थान एडवोकेट्स टाइगर फ्रंट्स जो बहुत ही चर्चित चेहरे हमारे बीच में चर्चा के लिए हैं। मैं सबसे पहले परिचय कराऊंगा। हमारे बीच में है वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश जी शर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, जिला प्रभारी चुनाव प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। और साथ में श्री दिलीप वर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय महासचिव सामाजिक चेतना विकास संस्थान, राजस्थान उच्च न्यायालय के तार्किक विचारधारा के धनी श्री प्रकाश ठाकुरिया जी, राजस्थान उच्च न्यायालय के एक्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं और तर्क शक्ति से हजारों अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले प्रकाश ठाकुरिया जी। साथ ही में इस चर्चा में हमारे साथ हैं दुर्गेश आभानेरी जो राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मीडियन एज अखबार के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। इस ज्वलंत मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन इस चर्चा में आने के लिए। आप सबको बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है वर्तमान परिवेश में ईवीएम मशीन। श्री प्रकाश ठाकुरिया जी इस पे अपनी विचार रखेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि चुनाव आयोग ईवीएम क्यों और कैसे लेके आया। 1989 सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग चुनाव आयोग ने 1989 में किया। 1989 में ईवीएम का प्रयोग इन चुनाव सुधार का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है हिंदुस्तान में वो जाता है टी.एन. शेषन साहब को। और टी.एन. शेषन साहब ने चुनाव में गड़बड़ी रोकने इनके लिए सबसे पहले ईवीएम मशीन का उपयोग करने की सलाह दी। ईवीएम के फायदे हम बात करते हैं पर्यावरण सुरक्षा की। ईवीएम के उपयोग से लाखों टन कागज की बचत होती है चुनाव में। दूसरा, ये ईवीएम से आपके विधि मान्य और अविधि मान्य वोट, आपने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है वो ईवीएम से बिल्कुल सटीक होता है, उसकी रिपोर्ट आती है। जैसे ही आपने जिस प्रत्याशी के सामने बटन दबाया उस प्रत्याशी के नाम की पर्ची वीवीपैट पे आपके सामने आती है। उस पर आप देख सकते हैं कि आपका वोट सही है कि या नहीं है। ईवीएम के प्रयोग से वोट को जहां आपने वोट दिया है वोट रहेगी। मतगणना में बहुत आसानी रहती है। एक बटन दबाते ही आपके वोटों की गिनती एक झटके में हो जाती है, जिससे काफ़ी खर्चा बचा है और चुनाव में गड़बड़ी रोकने में सबसे ज़्यादा सहायक ईवीएम। ठाकुरिया जी ने जो बात कही है कि इससे पेपर की बचत है और दूसरे फायदे हैं, आप कितने सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, मैं ठाकुरिया की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब वोटर वोटिंग मशीन पे अपना बैलेट डालने जाता है उस वक्त जैसे बटन दबाता है तो एक चिन्ह आता है और उस चिन्ह से वो स्थापित हो जाता है कि भाई मेरा वोट बिल्कुल सही जगह पे जा रहा है। तो ईवीएम में कहीं गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। अभी राजस्थान की बात करें तो 115 सीट तो भारतीय जनता पार्टी की आई है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट भी मिले हैं। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कहीं पर भी ईवीएम की आशंका गलती हो, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले भी चुनाव आयोग समय समय पर एक समय सारणी निश्चित करता है और सभी पार्टियों को इनवाइट करता है, भाई आप आइए और ईवीएम मशीन की जांच कीजिए। उस वक्त तो कोई उंगली उठाता नहीं है। अगर आपको कोई अंदेशा हो, अगर वहाँ पे कोई अंदेशा हो तो आप जो है जाकर के कंप्लेंट दे सकते हैं, उसकी जांच करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही जो चुनाव परिणाम आते हैं तो एक लगता है कि साहब ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, घोटाला है,
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई उससे पहले कांग्रेस सरकार भी थी, ईवीएम मशीन का प्रयोग तब भी होता था और सरकारें उनकी बनी हैं। ये मोदी जी का प्रेम है जो राष्ट्र के प्रति है और आम वोटर मोदी जी को वोट दे करके अपना सरकार चुनता है, इसलिए ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ नहीं। दिलीप वर्मा जी से हम जानेंगे कि जो सर ने अभी बात कही है, महेश जी सर ने, कि वो कितने सहमत है इस बात से। साथ साथ वो ये भी बताएं कि विपक्ष कहता आया है कि सत्ता का केंद्रीकरण होता जा रहा है, इसमें कितना सच है? देखिए, इतिहास में ये सच ही बताया गया है कि अपनी माई को डाकण कौन बताए, एक देसी में कहावत है जो सबने सुना होगा। अब माननीय महेश जी, आप बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, तो अब आप कहेंगे कैसे, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में ही की वजह से है। आप ठाकुरिया जी, आप पार्टी सत्ता में है, तो कौन बताएगा कि मेरी पार्टी की गलती क्या है या मेरी पार्टी कैसे जीती है? तो ऐसा है। अब ठाकुरिया जी ने बताया कि पर्यावरण की दृष्टि से, ठाकुरिया जी को मैं नॉलेज में डाल देता हूँ कि ये देश विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। यहाँ लोग बेरोजगारी से तड़प रहे हैं और ये पेपर बचाने की परवाह कर रहे हैं। अरे पहले आप लोगों को रोजगार तो दो। आपको पता नहीं है बैलेट पेपर छपने से लेकर पेपर तैयार होने से लेकर इस देश की कितनी जनता को रोजगार मिलता था। सर, देश को चलाने के लिए हर आदमी को रोजगार की जरूरत होती है। ईवीएम से वोटिंग कराने से देश नहीं चलता है। ये हर देश के हर नागरिक को रोजगार देने से देश चलेगा। दूसरा, द रोबोट मूवी जिसमें रजनीकांत ने बनाई, शायद आपकी दर्शकों ने देखी होगी, आप सब लोगों ने देखी होगी। मशीन तो मशीन है, उसमें जो कमांड भरोगे वो क्लियर होगा। आज मेरे पास कोई मशीन है, मेरे मोबाइल में एक सिस्टम है कि वो हर 1 घंटे बाद एक वोट करेगा, तो मशीन को जो मैं कमांड दूंगा वही तो करेगा। ईवीएम तब तक फेयर नहीं है जब तक ईवीएम से दबा हुआ बटन की 2 कॉपियाँ निकले, एक कॉपी वोटर को दी जाए, दूसरी कॉपी पर उसी वोटर का फिंगरप्रिंट्स लगवाया जाए, साइन भी नहीं करवाया जाए और वो मत पेटी में डाली जाए, तब इस देश में निष्पक्ष चुनाव की बात हो सकती है। ईवीएम क्यों आई? टी.एन. शेषन साहब ने एक बहुत अच्छी सोच बनाई थी। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक संविधान दिया डेमोक्रेसी का देश को, इसलिए इसको चलाने वाले अच्छे लोग होंगे तो निश्चित देश मेरा बहुत विकास करेगा, और इस देश को चलाने वाले भ्रष्टाचारी होंगे तो निश्चित देश पतन की ओर जाएगा। इसलिए टी.एन. शेषन साहब ने ये सोचा कि क्यों ने ये बूथ कैप्चरिंग, गाँवों में ज़बरदस्ती वोटिंग डालना, बदमाश लोग अपने बाहुबल से वोट कर देते थे कि मशीन पे इतनी जल्दी वोट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये प्रणाली लागू की थी। लेकिन कुछ जो लोग अपने फ़ायदे के लिए मिसयूज़ करना, वो मिसयूज़ करके ईवीएम का फ़ायदा उठा रहे हैं। ईवीएम में कोई बुराई नहीं है। विश्व का सबसे डेमोक्रेटिक देश जो अमेरिका है, वहाँ आज भी राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट से होता है, वो फेयर होता है। अमेरिका में कभी हल्ला हुआ कि ईवीएम में घोटाला हुआ, ये हुआ? क्योंकि विकसित देश हैं, वहाँ जो नेता बनता है वो देश के विकास के लिए बनता है, यहाँ नेता अपने विकास के लिए बनते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि ये आगरा रोड का प्रतिष्ठित मिष्टी बेकरी एंड कैफ़े है जिस पे डिबेट आयोजित की जा रही है। अब हम चर्चा करेंगे इस बारे में। दुर्गेश आबनेरी हमारे साथ बैठे हुए हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक आम आदमी कहें। अभी हाल ही राजस्थान में चुनाव संपन्न हुआ है 4 राज्यों में, तो इस चुनाव में ईवीएम को लेकर आप क्या मानते हैं कि क्या इसमें हेरफेर संभव है? देखो, ईवीएम का स्पष्ट मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में अगर अभी अपन पूरे इंडिया के सिस्टम पे भी जाना चाहें तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि एक अपन किसी मशीन पे विश्वास कर सकें। सारी हर तरीके की बाज़ार में मशीनें चल रही हैं। आज इतने टेररिस्ट देश में बैठ के आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम के माध्यम से वो कॉलिंग कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में आज तक भी कोई ऐसा परफेक्ट चीज़ नहीं आई है कि साइबर क्राइम को टैग किया जा सके। साइबर क्राइम में पूरे अपराध हो रहे हैं, क्यों नहीं रोक पा रही सरकार? फिर अगर साइबर क्राइम आम जन के बीच में हो रहा है, टेररिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ऐसी कॉल कर रहे हैं कि जिनको सरकार नहीं पकड़ पा रही है, तो हम उस मशीन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वो वोट सही है?
ठीक है, आज SSO ID लगभग सब लोगों के SSO ID जनरेट हो चुकी हैं। SSO ID से सारे जन आधार को, आधार को, सारे सिस्टम को इन्होंने इनकम सोर्स के लिए, गरीब की टांग तोड़ने के लिए, रीढ़ तोड़ने के लिए इन्होंने सबको एक अटैच कर दिया है। तो क्यों ना उसको भी एक SSO ID से या फिंगरप्रिंट से, बायोमेट्रिक से जोड़ दिया जाए कि जिससे ये तो पता चले कि भाई बायोमेट्रिक से वोट जिसका है उसी ने दिया है। आज बुजुर्ग आदमी हैं, उनके लिए घर घर के लिए बोल दिया इस चुनाव में घर जाके वोटिंग कराओ आप, सब में फर्जीवाड़ा हुआ है। मशीनें हैंग हो रही हैं। अभी चुनाव में जैसे देखा कि मशीन आधे घंटे हैंग हो गई, एक घंटे लाइन में। आज कौन फ्री है कि 2 घंटे लाइन में लग के वोट, इनको वोट चाहिए, इनको MLA बनना है, MP बनना है। आम आदमी को क्या बनना है कि 4 घंटे लाइन में लग के अपना समय खराब करेगा। इसलिए सबसे पहले सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, उस सिस्टम को अपडेट करने की जरूरत है और ट्रांसपेरेंट करने की जरूरत है। अभी आज की स्थिति में EVM ट्रांसपेरेंट नहीं है। राज बिहारी जी शर्मा एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता है और राजस्थान ब्राह्मण महासभा की आगरा गोने रोड इकाई के अध्यक्ष भी हैं जी। नुकसान गिनाए जाएं तो इतने नुकसान हैं। आज बेरोजगारी में कितने कर्मचारियों के साथ में अन्याय हुआ है। EVM मशीन से आर्थिक नुकसान हुआ है। 420 की संभावना बढ़ गई है। जब किसी के खाते पैसे के खाते को हैक किया जा सकता है तो किसी को वोट को हैक करने में कितना समय लगेगा। हमारे देश में जो व्यवस्था है इतनी कमजोर है। आप विचार करिए, मैं आपको आंकड़े बताता हूं। इस चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में 40 से 45 EVM मशीनें खराब हुई हैं, जिनके वोट कहां गए, क्या किसी सरकार ने जवाब दिया आज तक? किसके साथ में अन्याय हुआ? चलिए, जीतने वाले को, हारने वालों को, किसी न किसी को तो वो वोट गए होंगे। किसी उम्मीदवार के साथ में धोखा हुआ है और मेरे विचार से निश्चित रूप से EVM को तुरंत बंद कर देना चाहिए। लेकिन सर ठाकुरिया जी सर कह रहे हैं कि EVM क्या कर्नाटक में हैक नहीं होती? यदि 2 मशीन EVM अगर हैक हो गई तो किसी उम्मीदवार के साथ में धोखा नहीं हुआ। मैं किसी विशेष नाम नहीं लेता, किसी भी उम्मीदवार की 10 वोट भी अगर खराब हो गए तो क्या वो, यदि हम बैलेट पेपर से करेंगे पारदर्शिता के साथ में, साफ उसको प्रूफ भी दे सकते हैं कि किस कारण से आपका वोट कैंसिल किया गया है। EVM में क्या प्रावधान है मुझे बताइए। आप एक फायदा बता दीजिए EVM का। EVM में वोट कैंसिल नहीं होता। हमारे गाँव में जहाँ हमारे वोटिंग स्टेशन है वहाँ रास्ते में लाइट चलेगी, चलती वोटिंग में लाइट चलेगी। क्या विकल्प है आपके पास? आपकी सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की है? इसीलिए वोटिंग कर रही नहीं। 100% वोटिंग होती है हमारे यहाँ। EVM को तुरंत बंद करना चाहिए। लाइट की जरूरत नहीं सर, है। आप मशीन बैटरी में चलती है। आपको बता सर, आपके क्या है, दिमाग में पार्टी बैठी हुई है, हमारे दिमाग में पार्टी नहीं बैठी हुई। आप अभी इसको कांग्रेस बीजेपी पे ले गए। हम EVM की बात कर रहे हैं। EVM ना तो कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, आम मतदाता के अधिकार और रक्षा के लिए। हम ये चाह रहे हैं कि वो, सर आप बोल रहे हैं भी वो अपडेट होनी चाहिए कि नहीं होनी? उसको SSO ID से या फिंगरप्रिंट से या बायोमेट्रिक से, क्या हमारा साइबर क्राइम अपडेट हो चुका है? जब देश के मतदाता की स्वतंत्रता आपने हर तरीके से दबा रहे हो, क्या उसको यह मताधिकार नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ में अन्याय किया है। मैं पार्टी के विरोध, उसको 4 घंटे लाइन में खड़ा किया जा रहा है। EVM का विरोध, चुनाव आयोग को यदि निष्पक्ष चुनाव कराने हैं तो एक मतदाता का अपना अधिकार छीनने से कोई रोक नहीं सकता। एक चलते चुनाव की प्रक्रिया में लाइट गई, गांवों में ऐसे चुनाव के हमारे केंद्र हैं जहां पर बिजली की व्यवस्थाएं खराब हैं। रास्ते में 600 वोट 700 वोट पड़े, लेकिन EVM ने गिनती 300 वोटों की सर बीच में आपको थोड़ा टोकना चाहता हूं, हमारे 3 मेहमान और हैं बीच में। आप अब्दुल हकीम एडवोकेट जी हैं, आप अमन मलिक एडवोकेट हैं और आप नरेंद्र शर्मा एडवोकेट हैं, युवा अधिवक्ता साथी हैं। सभी का यहाँ पे स्वागत है। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेते। मेरा मत ये है कि जो है एक डेवलप्ड कंट्री यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पे आज के वक्त में भी बैलेट पेपर से जो है वोट कास्ट होता है, जबकि अपने देश में लिटरेसी की बहुत कमी है। इलिटरेट पर्सन्स हैं जो कि मेजर वोट जो है ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे वोट किसे देना है और वो वोट किसको जा रहा। मात्र अभी देखा गया कि सरकारों में कि 2 से 3% वोट का स्विंग होना एक सरकार को बदल देता है, जो कि मतदाता की इच्छा नहीं है और वो सरकार उस पर रूल कर रही है। तो EVM जो है हैक भी होती है, जिसका लाइव टेलीकास्ट मैं ये नहीं कहता कि कौन सी पार्टी ने किया। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक विधायक महोदय ने EVM हैकिंग का जो पूरा सिस्टम लोगों के सामने विधानसभा में दिखाया गया। के लिए बता देता हूं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो है कांग्रेस के UPA की सरकार थी उस
उस टाइम ईवीएम पर जो है बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे और वो तार्किक प्रश्न चिन्ह थे। इसमें पार्टीबाजी न करके ईवीएम की वैधता पे उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसको हटाया जाना जनहित में, लोकतंत्र के हित में अति आवश्यक है। कि देश के हर व्यक्ति एजुकेटेड हो तभी तो 21वीं में जाओगे। आपको पता है आपके देश का एजुकेशन रेशियो क्या है? आज भी आपके देश में सिर्फ 45% लोग अनएजुकेटेड हैं। जो देश 100% लिटरेसी है, अमेरिका, वहाँ बैलेट से चुनाव क्यों हो रहे हैं? उसके पीछे कोई लॉजिक है? ईवीएम का उपयोग इसलिए किया गया था कि ईवीएम से समय की बचत हो, लेकिन वो भी गलत था क्योंकि हमारे देश में तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आपकी पार्टी ने इस तरफ सोचा। बूथ कैप्चरिंग होती है, बैलेट पेपर पे सबसे पहले स्याही डाली जाती थी पेटियों के अंदर, आज ईवीएम में डाटा स्टोर हो जाता है। कैप्चरिंग में इलेक्शन कमीशन की कमी है ना कि जो है पर्सन्स की। आपके पास आप अपनी फोर्स भर्ती करिए, आप गवर्नमेंट में बना के बैठे हो, आप इतना पैसा पब्लिक का टैक्स ले रहे हो, आपको फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आप क्यों नहीं गाँव में फोर्स भेजते हो? जानबूझ के नहीं भेजते थे, इसलिए नहीं भेजते थे कि आपका मनचाहा नेता अपराधी नेता बने। हम युवा अधिवक्ता साथी नरेंद्र शर्मा जी से भी उनके विचार जानेंगे 1 मिनट में। देखिए, ईवीएम हैक की जहाँ तक बात है तो हैक करने के लिए नेट का उपयोग किया जाता है, इंटरनेट। तो ईवीएम में इंटरनेट तो होता ही नहीं है, फिर कैसे हैक होगी? वो हैक करने के लिए उसको किसी पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या इलेक्शन विभाग इन चीज़ों की परमिशन देता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, रूलिंग वाला हो, अपोजिशन वाला हो, कोई भी डिवाइस लेके आए और ईवीएम में लगाए और उसको हैक कर दे? हाउ कैन बी पॉसिबल? मैं एडवोकेट उजाला पारेख, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। ईवीएम को लेकर के लोगों के मन में ये रहता है कि इसमें हैकिंग ज़्यादा हो रही है, तो हैकिंग से निपटने के लिए एक अगर उनको ये डाउट है तो उनके जो सिक्योरिटी फीचर्स है उसको बढ़ाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जितने भी हैकिंग मेथड है उसको हटाया जाए। मतलब बहुत तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ईवीएम को सुधारा जा सकता है अगर किसी प्रकार की उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। आपत्ति ये है कि जितनी ईवीएम अपने डिजिटलाइजेशन के लिए बेटर है, उतना बैलेट सिस्टम आज के सिनेरियो को देखते हुए काफ़ी नहीं है। ईवीएम बेस्ट। मैं एडवोकेट गगन चौधरी, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। देखिए, पहले तो ईवीएम में आप ये देखिए मैन पावर कम लगती है, ईवीएम में ट्रांसपेरेंसी रहती है। ईवीएम मशीन का बोलने को अपोजिशन हर बार बोलती है कि ईवीएम टैंपरिंग हो रही है, लेकिन उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। इलेक्शन कमीशन ने भी बोला है, चैलेंज किया है कि आप कोई प्रूफ दीजिए। हर बार इलेक्शन होने से पहले ईवीएम मशीन का ट्रायल भी किया जाता है, जहाँ पे दोनों पार्टियाँ होती हैं, अपोजिशन भी होती है, रूलिंग पार्टी भी रहती है, हर पार्टी रहती है। और हर बार ये रहता है कि अपोजिशन ये बोलती है कि रूलिंग पार्टी टेम्परिंग कर रही है ईवीएम मशीन के साथ, लेकिन ऐसा कहीं कंट्रोल तो उनका भी उतना ही है। दोनों पार्टी का इलेक्शन हो रहा है, दोनों पार्टी वहाँ पे हैं, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि रूलिंग पार्टी टेम्परिंग कर रही है ईवीएम के साथ? सर, ईवीएम ठीक है, बढ़िया है। ठाकुरिया जी, अभी भाई साहब ने कहा समय के अनुसार अपडेट की जरूरत है, और हम इसी चीज की मांग कर रहे हैं कि ईवीएम की अपडेट की आवश्यकता है, उसको बायोमेट्रिक किया जाना चाहिए, उसकी प्रोग्रामिंग को बदला जाना चाहिए। जब आप बात कर रहे हो, जब लैंग्वेज सी चलती थी और सी के बाद पीएचपी आई, पीएचपी के बाद जावा आ गई, जावा के बाद कोर जावा आ गई, आप सी में काम कर रहे हो आज भी, आपको अपडेट होने की आवश्यकता है। आप बार बार राम मंदिर, राम के भक्त हम भी हैं, हम भी पूजा करते हैं, और या बार बार आप घुमा के पार्टी पे मत लाओ। आपकी मानसिकता को बदलो। आपकी मानसिकता क्या है कि एक तरीके से फिक्स हो चुकी है, आप उसको बदल के लोगों को अपडेट करने की सोचो। आप पहले मोबाइल कीपैड के चलते थे जब ईवीएम आई थी, आज एंड्रॉइड आके एप्पल आ गया। आपको जनता के सर, जब ईवीएम आई थी, जब कीपैड चलता था, और आज एंड्रॉइड आके और नए नए प्रोग्रामिंग के मोबाइल आ गए, और आपकी ईवीएम नहीं चेंज की गई है आज तक। आपकी पार्टी कितनी वो है, एक दलित आईएन को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई, 27 फ्रैक्चर किए उसकी बॉडी में, वो ईमानदारी से कार्य करते वक्त। मलिंगा के डायरेक्शन में कार्य नहीं किया, उसका गुलाम नहीं बना, हो उसके कहने पर करप्शन नहीं किया उसने, इसलिए उसको डैमेज किया। और कांग्रेस पार्टी ने पार्टी करेक्टर की, आप करेक्टर की बात सुनिए, आपके पार्टी के करेक्टर की बात सुनिए। आपने टिकट दिया, लेकिन जनता ने उसका जवाब दे दिया। राजस्थान में लेकिन मुख्य आरोपी की मोटरसाइकिल में बैठ के राहुल गांधी गया था। देखिए, आप अपना करेक्टर देखिए। आप
आप पार्टी अपडेट करने की बात कर रहे हैं आप सुनिए मेरी बात। सुना उसके खिलाफ मुकदमा तो है ना, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है ना, जिसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा है। तो बीजेपी पार्टी और उसके कार्यकर्ता जितने भी हैं वो ईवीएम के मुद्दे को एक पारदर्शी बनाने के बजाय इसको एक या तो सांप्रदायिक रंग देते हैं या फिर इसको राम मंदिर से जोड़ते हैं। राम सबके हैं, इनके अकेले के नहीं है, सबके हैं राम, सब मानने वाले राम को, ऐसा नहीं। लेकिन इनका कहना यह है, इनका ये कि उनपे इनका वीटो पावर खुद ही चाहते हैं वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, जबकि बात ऐसी है जो है ईवीएम जो है ईवीएम की पारदर्शिता ऐसी होनी चाहिए जिससे कि कोई भी पक्ष हो वो संतुष्ट हो कि मेरा वोट अगर जिस पर्सन को मैं दे रहा हूं, जिस पार्टी को दे रहा हूं, क्या उसके पास जा रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि इस पे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, उन प्रश्न चिन्हों पे जो है उनका प्रत्युत्तर जो है उनको दिया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि एक आम मतदाता की हितों की रक्षा हो सके और वो जो मतदाता जिस पर्सन को, जिस सरकार को पसंद करता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है वह अपने पसंदीदा कैंडिडेट को इलेक्ट कर सके। माननीय दिलीप जी, भगवान राम के चरित्र पे, राम जी के जीवन से हम सब वाकिफ हैं। एक आपने बहुत अच्छी बात बताई कि विश्वास, भगवान राम का पूरा नाम विश्वास, और ये विश्वास ही भारत की जनता का नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और उसी का परिणाम है कि मोदी जी सर, मोदी की की हर जगह मोदी जी आपके थोड़ी प्रधानमंत्री जीत हो रहे हैं। आप मोदी और आप केवल ईवीएम पर उंगली उठा करके आप इस चुनाव को दूषित करना चाहते हो, ये कतई सही नहीं है। सुनिए, आप कह रहे थे कि ईवीएम के खिलाफ कंप्लेंट डाली गई। कंप्लेंट करना हर आदमी का हक है, क्या आप उसके सबूत दे पाए? आप अधिवक्ता हैं सर, बिना एविडेंस के कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, क्या एविडेंस दिए, कितने दिए आप बताओ? कौन सी कोर्ट में दिए, कौन से निर्वाचन आयोग में दिए? आज तक एक भी एविडेंस बताइए साहब हमने ये एविडेंस दिया है। अभी भैया कह रहे थे कि सबूत क्या है। भैया सबूत मैं बता रहा हूं ना आपको कि कब का लैंग्वेज बनी हुई है, सिस्टम क्या है। आज आपका जनाधार से, आधार से, सब चीज से आपका लिंक हो चुका है। आप दवा लेने जा रहे हो तो आपके पास ओटीपी आ रहा है कि आप वोट देने जाओगे, जब आप ओटीपी नहीं आ सकता है, उस सिस्टम को अपडेट नहीं कर सकते कि जब वोट देने जाओ जब भी मोबाइल पर ओटीपी आना चाहिए। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें पक्ष और विपक्ष को दोनों को समान अधिकार है। विपक्ष जो डिमांड करता है उसको सरकार को सुनना चाहिए, रूलिंग पार्टी को कई बार। और ये जो हम डिबेट को बार बार राम मंदिर की तरफ ले जाते हैं, उस समय राजशाही थी, आज लोकतंत्र है। हम भगवान राम की आज के समय से तुलना नहीं कर सकते हैं, उनके त्याग को आज से जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो विचार रख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता वाली बात रखें। नरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एविडेंस वाली जो बात है तो फिर आप वो सामने क्यों नहीं आते? अभी साहब ने कहा कि साहब फ़ोन पे ठेली वाला रखता है ऐसे ही, तो ये थोपा नहीं गया है। जो यूज करना जानता है, जिसको उसका यूज करना है, ये वो एक सुविधा है। इसको आप ईवीएम से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे वो बताएं आप मेरे को। काला धन रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है फोन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हाँ, काला धन आ गया आपका सारा। आप मिसगाइड मत करो, आप बात को मत घुमाओ। अब आप बात को काले धन मत लेके जाओ, आप बात को काले धन पे मत लेके जाओ, काला धन पे मत लेके जाओ। आप बात ईवीएम की चल रही है, काला धन पे मत लेके जाओ आप। ठाकुरिया जी, मुद्दा ये है कि ईवीएम कितनी सिक्योर है। बात हम मशीन की नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ईवीएम कितनी। जब आज आपका मोबाइल हैंग कर रहे हैं लोग, वो आज तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इंटरनेट तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अभी बस्सी में मैं आपको करंट इन्हीं चुनावों की बताता हूं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है कि बस्सी में एक प्रत्याशी के पक्ष में गांव में जाके मतदान करवाया जा रहा था। उन गांवों ने पूरे ने बहिष्कार किया और ईवीएम को बस उसमें बोलेरो में रख के और वहां चुनाव करवाए जा रहे थे। साहब ईवीएम का तो मतलब ही नहीं है कि वो ले जाए। अब वीडियो है ना सर, सोशल मीडिया पे सब पे वीडियो चला है। आप बस यही तो काम है। आप इसी में तो पारंगत हो, फर्जी बनाने में। आप इसी में तो, आप खुद ही तो कह रहे हो, इसी में तो पारंगत हो आप। फर्जीवाड़ा करने में, सिस्टम को बदनाम करने में तो आप। चुनाव आयोग जो है इंडिविजुअल अलग बॉडी है जो सरकार के अधीन नहीं होती। जैसे ही चुनाव आते हैं और आचार संहिता लग जाती है, उस वक्त सरकार जो है वो बिल्कुल काम करना
बंद कर देती है और चुनाव आयोग जो है वो अपना चुनाव प्रोग्राम प्रस्तुत करता है। सरकार करती है। उसके बाद में अब भी ये आरोप लगाते हैं, तो राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार थी, वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो यहाँ तो जो कांग्रेस का जय होना चाहिए, उनकी तरफ से जय में ये मशीन सेट होनी चाहिए। लेकिन जैसे मशीन आती है तो मशीन उनको ये पता नहीं होता ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी। तो इस तरह की जो आरोप लगाना निराधार है। ईवीएम मशीन का पहले से प्रिपेयर होना कि साहब ये फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी, उसको हराना है, उसको जिताना है, ऐसा कोई भी नहीं है। सबको वोट मिलते हैं और ये केवल एक हार का एक गुबार है जो निकालने के लिए ईवीएम मशीन को देके आप बनाए। बहस का मुद्दा जब कोई चालू होता है तो कुछ न कुछ निश्चित रूप से उसमें गड़बड़ी होने की संभावना होती है। उसको स्पष्ट रूप से जो भी सरकार हो उसको रखना चाहिए और जो प्रोग्रामिंग है उसको अपडेट करना चाहिए और जनता से राय लेके और जो ये सिस्टम है उसको ऐसा अपडेट करना चाहिए कि जनता में पारदर्शिता बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बनी रहे और ईवीएम में सुधार करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए ईवीएम का उपयोग अति आवश्यक है। ईवीएम के उपयोग से काफ़ी खर्चा जो अनावश्यक होता था, पर्यावरण को जो नुकसान होता था कागजों के प्रयोग से, अविधिक वोट, जैसे मैंने किसी मतदाता ने वोट डाला किसी को, जैसे ही वो फोल्ड करता था तो वो एक दूसरे मतदाता के उस पर भी उसका इंप्रेशन आता था। तो अविधिक वोट जिसको कहते थे, जिसको इलीगल वोट कास्टिंग थी, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जैसे ही मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे बटन दबाएगा, बटन दबाते ही वो बीप की आवाज़ आएगी और बीप की आवाज़ के आने के बाद वीवीपैट में 7 सेकंड तक पर्ची आएगी। वो 7 सेकंड तक पर्ची इसी चीज़ के लिए है कि आपने जिसको वोट दिया है उसके सामने ये पर्ची आ गई है और मतदान समाप्त होने के पश्चात उन पर्चियों की गणना और उनकी गणना एक साथ की जाती है, जिससे कतई ये आशंका जो जताने के साथ हैक होती है या कुछ भी होती है, हैक तो की नहीं जा सकती। बिना बिजली के ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है और वोटर्स को एग्जैक्ट डाटा जो है, और दूसरी बात यह है कि पेपर को स्टोर करने के लिए हमें जगह की जरूरत पड़ती थी, उनको स्टोर करना पड़ता था। ईवीएम मशीन का डाटा एक जगह सुरक्षित रखा जाता है। ईवीएम मशीन साइज में भी छोटी है और उसका डाटा दशकों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सर, ईवीएम बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें समय की बचत है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको हैक किया जा सके। दूसरा, बार बार ये कहा जाता है कि इसको अपडेट किया जाए, तो देश का बहुत बड़ा जो एक तबका है या देश को चलाने के लिए जो ज़रूरत होती है वो इलेक्शन की है, तो जो इलेक्शन कमीशन है वो भी एक्सपर्ट्स की राय लेके और इन मशीनों को तैयार किया जाता है, समय के साथ साथ अपडेट किया जाता है, तो इन सब चीज़ों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। के लिए मेरी राय ये है श्रीमान इसके अंदर कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है ईवीएम की, जिससे उसकी पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह जो लगे हुए हैं, उन पे सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन या तो उनके जवाब दे। अगर उनके पास उनके जवाब नहीं हैं तो इस प्रक्रिया में जो खामियां हैं उनको जो है पब्लिक के सामने लाएं और जो एक्सपर्ट्स हैं ईवीएम के बनाने वाले और प्राइवेट एजेंसियों के एक्सपर्ट्स, अगर ये ईवीएम सिस्टम विकसित डेवलप्ड कंट्रियों में यूज़ नहीं हो रहा तो इसकी वजह क्या है, और अपने विकासशील मुल्क में अगर इस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है तो जो खामियां हैं उनको पब्लिक के सामने लाएं, पब्लिक की ओपिनियन लें, एक्सपर्ट के जरिए इनका निष्कर्ष निकाला जाए और उसके बाद में ही ईवीएम अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में फिट होती है तो ही उसका उपयोग इस देश के अंदर ईवीएम सिस्टम को चुनाव में किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ये जो डिबेट हुई है इसमें हम सभी आगंतुकों को धन्यवाद कहेंगे, साथ ही धन्यवाद कहेंगे आज के प्रायोजक मिस्टी बेकरी एंड कैफ़े को, जिसने यहाँ सभी के लिए ये व्यवस्थाएं की तमाम। और देखते रहिए मीडिया न्यूज़। नमस्कार।